Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के वीडियो लेक्चर से। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है एल्जेब्रिक इक्वेशन। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर अगर आप इस लफ्ज को पढ़ें, इस चैप्टर के नेम को पढ़ें, इट इज एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो भाई सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो ये आती है कि यार ये अलजबरा क्या होता है। हम बचपन से अपनी क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 से अलजबरा सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, बट मैं दावे से कह सकता हूं कि आप में से बहुत से बच्चों को शायद अलजबरा के बेसिक मायने भी नहीं मालूम होंगे। अलजबरा में हम काम क्या करते हैं। तो बेटा अलजबरा आप दोबारा फर्स्ट ईयर लेवल पे पढ़ रहे हो। फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर अलजबरा हमारे पास क्या मायने होते हैं अलजबरा के। भाई अलजबरा बेसिकली मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम अननोन ऑब्जेक्ट्स यानी कि वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं, उनको डीलिंग करते हैं उनके साथ। तो वो अलजबरा कहलाती है। क्या कहा, अलजबरा क्या होता है? अलजबरा इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द अननोन ऑब्जेक्ट्स, अननोन वेरिएबल्स कॉल्ड अलजबरा। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे मैं उसके ऊपर भी जल्दी से थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। मेरा बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.1, 3.3, 3.5, 3.4, 3.8, 3.6 तकरीबन सभी एक्सरसाइजेस को कवर कर रहे होंगे। मगर मैं आपको पेपर के हिसाब से इसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.3 और 3.5, इन तीन एक्सरसाइजेस से हर साल एक 5 नंबर का क्वेश्चन लाजमी पेपर में पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट मैथ्स के पेपर में। दूसरे नंबर के ऊपर एक्सरसाइज 3.4 और 3.8 जो कि मेनली डिपेंड करती है इक्वेशन सेक्टर के ऊपर, यहां से भी हर साल 5 नंबर का एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में पूछा जाता है। और तीसरे नंबर के ऊपर आती है एक्सरसाइज नंबर 3.6, मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज, जिससे हर साल 7 नंबर का एक क्वेश्चन डिटेल में लाजमी पूछा जाता है। तो बहुत से बच्चों को ये बेसिक बातें नहीं मालूम होती, वो परेशान होते हैं, वो बिल्कुल जो है ना अजीब बिहेवियर शो करते हैं। यानी कि आप अगर मैथ्स को पढ़ रहे हो, आपको अपने पेपर के हिसाब से आपकी मैथ्स ही नहीं मालूम कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो ऐसी मैथ्स पढ़ने का बेटा कोई फायदा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हर अच्छा बच्चा वो होता है जिसको अपने हर एक्सरसाइज के साथ ये मालूम होना चाहिए कि भैया ये किस तरीके से पेपर में आ सकता है, जो कि मैं अक्सर वक्तन आपको गाइड भी करता रहता हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 3.8 से, तो मैंने सोचा सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 की कुछ बेसिक बातें आपको पढ़ाऊं। सबसे पहली बात कि इस चैप्टर से मैथ्स के पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है। बेटा 3.1, 3.3 और 3.6 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में हर साल पूछा जाता है। सही है भैया। सेकंड यानी कि शॉर्ट के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, इन तीन एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। दूसरे नंबर के ऊपर एक्सरसाइज 3.4 और 3.8, 3.4 और 3.8 के अंदर यूजुअली इक्वेशन से रिलेटेड काम है। हर साल इस एक्सरसाइज से एक 5 नंबर का क्वेश्चन लाजमी पेपर में इन दो एक्सरसाइज से ही पूछा जाता है हर साल, शॉर्ट में, कंफर्म बात है। थर्ड, हर साल डिटेल के अंदर जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से 7 नंबर का, वो एक्सरसाइज 3.6 से आता है। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो अगर आप इन टोटल नंबर्स को गिन लो तो बेटा ये 5, 5, 10 और 7, 17 बन गए। यानी कि चैप्टर नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये चैप्टर थ्योरी के पेपर के अंदर 17 नंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है। एमसीक्यूज उस जमाने में जब सिंध बोर्ड के एमसीक्यूज 20 नंबर के लिए जाते हैं या लिए जाते थे, उस जमाने के अंदर इस चैप्टर से 2 या 3 एमसीक्यू लाजमी आते थे क्योंकि बड़ा चैप्टर है। अब जाहिर सी बात है 40 नंबर के अगर एमसीक्यूज पेपर में बोर्ड डाल रहा है, तो मेरा बेटा जब 40 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है इस चैप्टर से फिर 8 या 9 एमसीक्यूज रफली मैं आपको बता सकता हूं कंफर्म कि आ रहे होंगे। उसके पीछे रीजन ये कि जितना बड़ा चैप्टर होता है उतनी ज्यादा एमसीक्यूज उस टॉपिक से कंट्रीब्यूट करते हैं, आते हैं। तो यानी कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा 25 नंबर से 20 नंबर इस चैप्टर से कंफर्म आपके पेपर में आ रहे होंगे। ये सारी बेसिक बातें स्टार्टिंग में करना बड़ा जरूरी होता है ताकि बच्चे को पता चले कि हम क्यों इस बात को ऊपर इतना गौर कर रहे हैं। अब आप लोग बड़ा हैरान हो रहे होंगे, सर दूसरे टीचर्स तो जब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाते हैं तो पहले एक्सरसाइज 3.1 करवाते हैं, आप 3.8 करवा रहे हैं, सर क्या मजाक है। मेरा बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मैं पहले आपकी बेस बनाने पे काम करूंगा इंशाल्लाह। तो भाई सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.8 कवर करेंगे, देन एक्सरसाइज 3.4 कवर करेंगे। क्योंकि एल्जेब्रिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर सबसे बेहतरीन आपकी जो बेस बनेगी
वो इन दो एक्सरसाइजेस के अंदर ही बनेगी। यहाँ पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट जब मैं समझा रहा हूँ तो आपको पता चलेगा क्यों मैंने ये बात कही है, क्योंकि दोनों एक्सरसाइजेस ना सिर्फ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं इनसे क्वेश्चन, बल्कि इन एक्सरसाइजेस से आपका दिमाग थोड़ा सा एक्सपेंड भी होगा, खुलेगा और आपको समझ में आएंगी बाकी एक्सरसाइज और अच्छे से इंशाल्लाह। क्लियर है बच्चों? तो जल्दी से हम एक्सरसाइज 3.8 के ऊपर मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.8 के लेक्चर नंबर 1 को फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अब हम एक्सरसाइज 3.8 के ऊपर फाइनली मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की पहली लेक्चर के ऊपर। एक्सरसाइज 3.8 भैया मेरा फेमस 4 केसेस हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को पढ़ाने के। आपके सामने किताब खुली हुई होगी, आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.8 के अंदर क्या चीज है, इक्वेशंस ही इक्वेशंस आ रही होंगी, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर आप देखेंगे कि इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं। हर क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन है और हर क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा जाएगा कि भैया ये वेरिएबल्स को सॉल्व करना है और फलाना ढमकाना XYZ। तो भैया नॉर्मली टीचर इस एक्सरसाइज को कैसे पढ़ाते हैं कि बोर्ड पे आके खड़े होते हैं, क्लास में आते साथ बोर्ड भरना स्टार्ट कर देते हैं और फिर क्लास के एंड में बच्चे को कुछ ना कुछ पेल पाल के चले जाते हैं, तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। और जब पेपर क्वेश्चन में आता है तो बेटा इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस हैं, बट मजे की बात यह है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दूसरे क्वेश्चन से मुख्तलिफ है। तो भैया इस एक्सरसाइज से बहुत से बच्चे भागते हैं और हर साल तभी इस एक्सरसाइज 3.8 और एक्सरसाइज 3.4 जो बिल्कुल जैसी एक्सरसाइज है इक्वेशंस वाली, उनसे हर साल एक क्वेश्चन तभी शॉर्ट में लाजमी पूछा जाता है। यही रीजन है कि बच्चे को मालूम ही नहीं होता सॉल्व कैसे करनी है इक्वेशंस। तो भैया एक्सरसाइज 3.8 से मैं आपकी अपनी बात का आगाज कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग के अंदर आपको एक छोटी सी मजे की बात पढ़ाऊंगा कि भैया मैं पहले आपको ये एक्सरसाइज टाइप्स में पढ़ाने वाला हूं। टाइप्स में पढ़ाने का मकसद क्या है कि आपकी किताब में जो 16 से 15 क्वेश्चंस हैं वो 16 से 15 क्वेश्चंस में एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि पहले टाइप 1 यानी कि एक तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको पढ़ाऊंगा, फिर दूसरी तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको पढ़ाऊंगा, फिर तीसरी तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको पढ़ाऊंगा, ताकि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको विद इन सेकंड्स चुटकी बजा के आप उस क्वेश्चन को पहचान सको और पहचानने के बाद जल्दी से पेपर के अंदर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। वरना यूजुअली होता है कि जब एग्जामिनर या टीचर बच्चे को 16 के 16 क्वेश्चंस एक साथ पढ़ाते हैं तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न पे सॉल्व होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा और क्या करके आना है। तो इसलिए वो बच्चा एक्सरसाइज 3.8 को यूजुअली चॉइस में छोड़ के चला जाता है, बट आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भैया क्या नाम है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल। यानी कि इस एक्सरसाइज का जो नाम है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है? टाइप 1। यानी कि जो 16 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं उन 16 क्वेश्चंस को मैं अपनी फेमस टाइप्स के ऊपर पढ़ाने वाला हूं, जिनमें से टाइप नंबर 1। पहली टाइप के बारे में मैंने डेफिनेशन लिख दी कि टाइप 1 किस तरह के क्वेश्चन को कवर कर रही होगी। जब आपके पास दो इक्वेशंस हो जिनमें से एक इक्वेशन क्या हो लीनियर और एक क्या हो क्वाड्रेटिक। अब बच्चे के जहन में बात आती है सर लीनियर इक्वेशन क्या होती है? मेरा बेटा लीनियर इक्वेशन दुनिया में ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो, यानी कि x और y की पावर क्या हो? 1 हो, यानी कि पूरी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन लीनियर कहलाती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या आ रही हो? 2 आ रही हो। जैसे यहाँ पे x के ऊपर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। सही है मेरा बच्चा? सिंपल सी बात करेंगे, मुश्किल कोई बात नहीं करनी। तो टाइप नंबर 1 हमारे पास क्या होगी कि जब एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरी इक्वेशन क्या हो? क्वाड्रेटिक। लीनियर इक्वेशन के मायने क्या है? आपकी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। वेरिएबल के मायने अननोन, और ये 2 क्या होता है? 2 को कांस्टेंट कहते हैं। सिंपल सी बेसिक बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दूसरी इक्वेशन कैसी होगी? क्वाड्रेटिक, यानी कि आपके पास इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या आ रही हो? स्क्वायर आ रही हो। दुनिया में कई तरह की इक्वेशंस होती हैं, लीनियर भी होती हैं, क्वाड्रेटिक भी होती हैं, क्यूबिक भी होती हैं, बट आपके लेवल के ऊपर खाली क्वाड्रेटिक तक ही पूछी जा सकती हैं। तो ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि आप एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालोगे, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवाओगे, वहां से आंसर आ जाएगा। उस आंसर को पहली इक्वेशन में वापस डालोगे तो दूसरी वेरिएबल का भी आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, बड़े मजे की एक्सरसाइज, आपको इंशाल्लाह मजा आने वाला है। अब देखिए बुक के क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा? क्वेश्चन को एनालाइज करना है मेरा बेटा। एनालाइज करने का मतलब क्या है? क्वेश्चन को गौर से देखो क्वेश्चन कैसा आ रहा है। आपके पास पेपर में क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा
ऊपर लिखा हुआ होगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, या ऊपर लिखा हुआ होगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, या ऊपर लिखा हुआ होगा सॉल्व फॉर वाई एंड जेड। अब कैसे सॉल्व करोगे, कैसे पहचानोगे ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.8 का है? तुमने तो बहुत सारे फॉर्मुलाज पढ़े हुए होंगे, 1 भी पढ़ा हुआ है, 2 भी पढ़ा हुआ होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कैसे पहचानोगे चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन है? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इक्वेशंस का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बेटा वो चैप्टर नंबर 3 से है, पहली बात। और फिर इक्वेशंस के अंदर भी अगर क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दी हुई हैं तो एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.4 भी इक्वेशंस वाली है और उसमें सिर्फ एक इक्वेशन गिवन होती है, तो यहां पे क्या है, दो इक्वेशंस गिवन है। अच्छा, अब कैसे पहचानोगे ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा? तो मेरी ये वाली चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, मेरे शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो तुमने जल्दी से फिगर आउट कर लिया यार ये एक्सरसाइज 3.8 का तो क्वेश्चन आ रहा है, मगर ये क्वेश्चन किस टाइप के ऊपर किस मेथड पे सॉल्व होगा? सर ने बताया था अगर एक इक्वेशन क्या हो लीनियर और एक क्या हो क्वाड्रेटिक। लीनियर का मतलब इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक का मतलब इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2, यानी कि कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला काम तो क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा आप उतार देंगे, तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली इट विल बिकम y प्लस जेड इक्वल टू 5, और नीचे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर इक्वल टू 17। पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहिए, दूसरी वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कहिए। हमने यूज कौन सा मेथड करना है y और z की वैल्यू निकालने के लिए या इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है कि आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरी इक्वेशन में पुट करवाओ, सॉल्व करवाओ, सिंप्लीफाई करवाओ, आपके पास एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। उस वेरिएबल के आंसर को वापस अपने सब्स्टिट्यूट करवाई वाली टर्म में डालो तो आपके पास दूसरे वेरिएबल का भी आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल सा मेथड है। अभी देखेंगे क्या करेंगे। तो भैया इन दोनों इक्वेशन में से मुझे किसी इक्वेशन के जरिए सब्स्टिट्यूट करवाना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस शॉर्ट ट्रिक कि हमेशा आसान इक्वेशन में से वेरिएबल निकलवाइएगा। मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन में से बेटा आसान इक्वेशन कौन सी लगती है आपको? आप तमाम लोग बोलेंगे सर ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 1 आसान होगी। तो भैया इसमें से हम लोग वेरिएबल निकाल लेंगे एक सब्स्टिट्यूट करवाने के लिए। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो भैया ये y प्लस जेड इक्वल टू 5 आ रहा है, तो हमने सिंपल तरीके से z की वैल्यू को दूसरी तरफ भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस का z। इसको इक्वेशन 3 कह देता हूं। हमने क्या करा, हमने इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में से वैल्यू को निकलवा दिया, यानी कि हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन में से आसान वाली इक्वेशन थी उससे एक वेरिएबल को निकाला। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ताकि हमारे पास y या z में से एक वेरिएबल की वैल्यू आ सके, यानी कि सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक जगह से आपने वैल्यू उठाई उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करवा दिया, सिंप्लीफाई करवा के आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। आइए देखते हैं क्या होगा मेरा बेटा। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल चीज थोड़ी है, बच्चों की तरह सॉल्व करेंगे बेटा अभी। तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग y is equal to 5 minus z in equation number 2। तो ये क्या बन जाएगा, y is equal to 5 minus z। इस y की जगह पे क्या चला जाएगा, 5 माइनस का z चला जाएगा मेरा बेटा। तो आइए देखते हैं क्या बन गया। ये हो जाएगा y की जगह पे चला जाएगा 5 माइनस का z होल स्क्वायर, आगे क्या होगा, आगे है प्लस का 2z स्क्वायर इक्वल टू 17। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम तमाम लोग। क्या होता है भैया, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो 5 माइनस z के होल स्क्वायर के ऊपर फॉर्मूला ओपन करवा दोगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, ओपन। क्या बन जाएगा, बन जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस का 5 टू द 10 माइनस का 2ab होता है ना, तो 5 इंटू द 10 इंटू z क्या बन गया, माइनस का 10z। सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, प्लस का z स्क्वायर एज इट इज, आगे आ रहा है प्लस का 2z स्क्वायर इक्वल टू 17। तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करवा देता हूं, तो भैया z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ऑब्वियसली इट विल बिकम 3z स्क्वायर, और माइनस का 10z एज इट इज का एज इट इज। ये पॉजिटिव का 17 जब इधर आएगा तो 25 में से क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि पॉजिटिव का 17 वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 17। तो 25 में से 17 निकालिए, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होंगे तमाम स्टूडेंट्स के पास, जल्दी से बताओ 25 17 निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। अब फाइनली मेरे पास एक इक्वेशन आ गई z स्क्वायर की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक करवा देते हैं। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करवाते हैं बेटा, फर्स्ट टाइम अगर नहीं सीख रहे हो तो मैं सिखा देता हूँ। मिडिल टर्म ब्रेक करवा के हम z की वैल्यू निकालेंगे। आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करवा देते हैं। बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करवाने से ये बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए जल्दी से काम करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड आसान होता है।
फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाइए, तो 3 8 क्या बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव का 24। सबसे पहला काम क्या होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग करवाने के लिए, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास एक आंसर आ गया। अब इस आंसर को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि जब उनको मैं इधर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं बीच की वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करवाने पे वापस से प्लस का 24 मिले। क्या करेंगे, कैसे ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। 24 को हमने इधर रखा और सबसे छोटे नंबर से ब्रेक करते हैं। 2 1 2, ऑब्वियसली 2 2 4, देन 2 6 12, देन 2 3 6, देन 3 1 3। तो ये बन गया 2 2 4, ये बन गया 6। तो अब गौर से देखिए मेरे पास दो नंबर्स आ रहे हैं, एक नंबर है 4 और एक है 6। तो आइए नंबर्स को चेक करते हैं कि बीच की वैल्यू बना सकते हैं ये। हाँ, अगर मैं -4 और -6 ले लूं तो मुझे माइनस का 10 मिल जाएगा जो कि बीच में मौजूद है। और अगर मैं -4 को -6 से ही मल्टीप्लाई करवाऊं तो ऑब्वियसली मुझे पॉजिटिव का 24 भी मिल जाएगा जो कि मेरी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। मिडिल टर्म ब्रेक करवाते वक्त आपको इन दो कंडीशंस को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि जो भी दो फैक्टर्स आप निकाल रहे हो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच की नंबर वैल्यू मिले, मल्टीप्लाई करवाने पे वापस से वो आंसर मिले जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? अब जब दो फैक्टर्स मिल गए तो मिडिल टर्म को हम ब्रेक करवा देंगे। कैसे करवाएंगे मेरा बेटा ब्रेक? बहुत ही आसान तरीका। इधर हो जाएगा ये 3z²। दो फैक्टर्स कौन कौन से आए, नेगेटिव का 4 और नेगेटिव का 6। तो जो भी बीच वाली टर्म थी उसका जो भी उसके साथ उसका फैक्टर था, वेरिएबल था, वो दोनों टर्म से लिखा जाएगा। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 6z एंड माइनस का 4z प्लस का 8 इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है? अगर मैं आप तमाम लोगों से पूछूं तो तमाम लोग बोलेंगे सर 3z कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, z माइनस का 2। इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है अगर मैं आपसे पूछूं तो अगेन आप तमाम लोग बोलेंगे सर माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्या ले सकते हैं, माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अगेन z माइनस का 2 इक्वल टू के बाद 0 का 0। तो मेरे पास एक फैक्टर आ जाएगा 3z माइनस का 4 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा मेरा बेटा z माइनस का 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने दो फैक्टर्स निकाल लिए। तो भैया इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 पे सपोज करवा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3z माइनस का 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा, z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक आंसर क्या आ जाएगा, जब नेगेटिव का 4 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, पॉजिटिव का 4। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो z की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 3। माइनस के 2 को वहां भेजूंगा तो z की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, पॉजिटिव का 2। इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी z की। हमने अभी तक क्या काम करा, जल्दी से रिपीट कर देता हूं बेटा। आपको एक इक्वेशन लीनियर फॉर्म में गिवन है, एक क्वाड्रेटिक के अंदर। जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि एक लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, हम सिंपल तरीके से लीनियर इक्वेशन में से एक वेरिएबल को सेलेक्ट करते हैं, उस वेरिएबल को उठा के दूसरी इक्वेशन में डालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके हमें एक वेरिएबल की वैल्यूज मिल जाती है। जब वेरिएबल की वैल्यूज मिल जाती है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को वापस उठा के सब्स्टिट्यूट की गई इक्वेशन में पुट करवाते हैं ताकि हमारे पास दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाए। इस तरीके से हमारा इक्वेशन चुटकी बजाते हुए सॉल्व हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही मजे का। क्लियर है? तो अब इन z की वैल्यूज को बारी बारी हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवाएंगे। तो सबसे पहले z की इस वाली वैल्यू को पुट करवा देंगे। क्या लिखेंगे, पुटिंग z इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो मेरा बच्चा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस का z की जगह पे क्या आ जाएगा भैया, 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो बेटा क्या है, अभी 1 है। सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नीचे वाली टर्म्स आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 1 3, ये 3 अपने क्रॉस में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 5 3 15। ये 1 अपने क्रॉस में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 4। तो 15 में से 4 निकाले तो क्या बचेगा आपके पास, 11 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरीके से आपके पास z की जो दूसरी वैल्यूज आ रही हैं उसको भी उठा के डालेंगे। दूसरी z की वैल्यू क्या आ रही है, 2। अब की बारी में z की वैल्यू 2 भी पुट करवाएंगे, किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस का z, और अब की बारी में z क्या है, 2। तो 5 में से अगर आप 2 निकाल दोगे तो मेरा बच्चा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3। इस तरीके से हमारे पास एक आंसर आ गया 11/3y का, एक आंसर आ गया y का 3। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं। लास्ट के अंदर हमें चूंकि y और z की वैल्यूज बतानी है ना, तो सॉल्यूशन सेट बनाया जाता है। ये सॉल्यूशन सेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इस सॉल्यूशन सेट को बनाना होता है।
कैसे बनाएंगे भैया? देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आप हमेशा अपना सॉल्यूशन सेट डिजाइन करते हो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि देखो आपको वेरिएबल्स क्या क्या गिवन थे फाइंड करने के लिए, y और z गिवन है ना। तो अल्फाबेट ABCDEFG के अंदर y पहले आता है या z पहले आता है? आप तमाम लोग बोलेंगे सर y पहले आता है। हाँ, अगर आप में से किसी बच्चे ने ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ा हो सकता है वो बोल सकता है कि z पहले आ जाएगा, पर अल्लाह के वास्ते भाई बेसिक ABCD नर्सरी क्लास में पढ़ाई जाती है, तो क्या पहले आता है मेरा बच्चा? y पहले आता है। तो भैया देखो, अब सॉल्यूशन सर लिखेंगे कैसे? जब मैंने z की वैल्यू 4/3 डाली तो y की वैल्यू क्या मिली थी? 11/3। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आंसर लिखा जाता है, चूंकि y पहले आता है तो मेरा एक आंसर क्या होगा? 11/3, 4/3। एक आंसर ये बन गया। और जब z की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू क्या मिली थी? 3 मिली थी। तो 3, 2 हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए बेटा, क्या आप तमाम लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? मैं एक बार क्विक रिव्यू दोबारा दे देता हूं बेटा। टाइप नंबर 1 सबसे पहले एक्सरसाइज 3.8 में उसके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। टाइप 1 क्या कहती है? कभी भी आपके पास दो इक्वेशंस गिवन हो जिनको आपको सॉल्व करना हो, एक इक्वेशन अगर लीनियर हो, दूसरी इक्वेशन क्या हो? क्वाड्रेटिक। किस तरीके से सॉल्व करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि दोनों इक्वेशन में से जो भी आसान इक्वेशन है उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करवाओ, सिंप्लीफाई करवाओ, सिंप्लीफाई करके तुम्हारे पास आंसर्स आ जाएंगे। उन आंसर्स को वापस अपनी सब्स्टिट्यूट की गई सब्स्टिट्यूट वाली इक्वेशन के अंदर पुट करवाओ, वहां से दूसरे वेरिएबल्स के आंसर भी आ जाएंगे, और फिर सिंपल तरीके से सॉल्यूशन सेट को डिजाइन कर दो। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बच्चों आपको ये क्वेश्चन? तो अब देखिए बेटा, हमारी क्लास का दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, आपकी किताब का ही क्वेश्चन नंबर 1 होगा, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप 1 के जो क्वेश्चन हम करेंगे उनमें से बहुत पेपर में पूछा जाता है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर? अगेन मेन क्वेश्चन हमारा वही है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस या सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। मगर अब आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले जो मेरा शागिर्द है बेटा वो क्या करेगा? एनालाइज करेगा। क्वेश्चन को आपने देखा, क्वेश्चन को देखने के बाद आप इजीली समझ सकते हो कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी बताई कि चूंकि देखो दो इक्वेशंस आ रही हैं, इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो पूरी किताब के अंदर इक्वेशन का टॉपिक सिर्फ चैप्टर नंबर 3 के अंदर है। या तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन होगा, 3.8 का। 3.8 के क्वेश्चंस की पहचान किया है कि क्वेश्चन में हमेशा दो इक्वेशंस होनी चाहिए। मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे दो इक्वेशंस ही आ रही हैं, तो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने पे जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा? बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहला काम, आप क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतारोगे। क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कर पा रहा हूँ, इसमें बार बार तो नहीं उतारूंगा बेटा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ कि आप एक दफा अपने क्वेश्चन को, दोनों इक्वेशंस को एक दफा कॉपी डाउन करोगे, फिर पहली वाली इक्वेशन को कहोगे इक्वेशन 1, दूसरी वाली इक्वेशन को कहोगे इक्वेशन 2। मैंने आपको क्या तरीका बताया, किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब आप क्वेश्चन को पहचानो, क्वेश्चन को पहचानो। अब सारे बच्चों से मुझे जवाब चाहिए जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तमाम स्टूडेंट से। बेटा देखो, एक इक्वेशन आपके पास आ रही है लीनियर और एक इक्वेशन कैसी आ रही है? क्वाड्रेटिक। मैंने क्या तरीका बताया? कभी भी लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, कैसे सॉल्व करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। क्या तरीकेकार होगा कि लीनियर इक्वेशन में से आप वेरिएबल निकालोगे, सब्स्टिट्यूट करवाओगे उसको इक्वेशन 2 के लिए, या जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके लिए। तो भैया यहाँ पे आसान इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन कौन सी आ रही है? इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? सिंपल तरीके से इससे वेरिएबल निकालने की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये इक्वेशन क्या आ रही है? ये इक्वेशन आ रही है मेरे पास 2x + 3y = 7। तो x या y में से आप किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो भैया x की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले लिखा हुआ है, आप चाहे तो y की भी निकाल सकते हो, मसले की बात नहीं है। तो भैया प्लस का 3y = के दूसरी तरफ सेंटर करवा दूंगा, तो क्या बन जाएगा? माइनस का 3y। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पे तो क्या आ रहा है? 2x आ रहा है। तो भैया 2 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या करवा देंगे? उसको डिवाइड करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा? 7 माइनस का 3y डिवाइडेड बाई 2। ये फाइनली हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यानी कि मैंने लीनियर इक्वेशन में से एक वेरिएबल निकाल लिया। अब इस वेरिएबल को फाइनली मैं सब्स्टिट्यूट करवा दूंगा क्वाड्रेटिक वाले पार्ट के अंदर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 2 का 2। x की जगह पे उसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस का 3y डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या है? नेगेटिव का 25। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में ब्लंडर करते हैं,
भैया क्या ब्लंडर करते हैं, ये देखो यहाँ पे भी बाहर स्क्वायर मौजूद है, तो ये स्क्वायर जाहिर सी बात है ऊपर वाले टर्म पे भी आएगा, नीचे वाले टर्म पे भी आएगा, मगर हमारे आधी आवाम अंधापन के अंदर क्या करती है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देती है। अबे अल्लाह के वास्ते बेटा ये तो देखो कि बाहर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर ऊपर वाले टर्म पे भी है, नीचे वाले टर्म पे भी है, तो ऐसे थोड़ी कैंसिल कर सकते हो मेरा बच्चा। ये बेसिक बातें होती हैं, मालूम होनी चाहिए। तो भैया ये स्क्वायर ऊपर वाले टर्म पे जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर यहाँ पे ऊपर कौन सा फॉर्मूला ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बेटा 49, फिर 7 2 14 एंड 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा 42y, नेगेटिव का 42y प्लस का 3y स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 9y स्क्वायर। इस तरीके से ऊपर वाले टर्म के ऊपर हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करवा दिया। नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, आगे क्या आ रहा है माइनस का 3y स्क्वायर, माइनस के 25 को इधर शिफ्ट करवा देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आके प्लस का 25 इक्वल टू 0। अब फाइनली मैं इसको कैंसिल करवा सकता हूँ, तो 2 2 उधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो भैया देखिए ऊपर क्या है, ऊपर है 49 माइनस का 42y प्लस का 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवीजन में क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है मेरा बच्चा 2। अच्छा अब देखिए अगर मुझे इन पर्टिकुलर टर्म्स के साथ इस चीज को सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है बेटा इन टर्म्स के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है। तो भैया मैथ्स कहता है कि कभी भी अगर आप ऊपर वाली टर्म्स को सॉल्व करना चाहो तो आपकी नीचे वाली टर्म सेम होनी चाहिए उसके लिए, तभी तो एलसीएम लेते हैं। तो अब देखिए अगर मैं इन टर्म्स को इनके साथ सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे इनके नीचे भी 2 लाना पड़ेगा। अब ये 2 आसमान से तो आएगा नहीं, सिंपल तरीके से एलसीएम लेंगे तो इस 1 के नीचे, इस 3y स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, हमें क्या लेकर आना है नीचे 2, तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय करके 2 लेकर आ जाएंगे। इसी तरीके से 25 के नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के क्या ले आएंगे मेरा बेटा 2 लेकर आ जाएंगे। अब फाइनली सब टर्म्स के नीचे 2 आ गया है तो ये 2 एक ही बार नीचे लिख दिया जाएगा और ये टर्म्स क्या बन जाएंगी, ये टर्म्स हमारी बन जाएंगी 49 माइनस का 42y प्लस का 9y स्क्वायर माइनस का 3 2 6y स्क्वायर प्लस का 25 2 50 इक्वल टू के बाद 0। तो हमने तमाम टर्म्स के नीचे क्या लेकर आ गए, 2 लेकर आ गए। अब देखिए ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सही है ना मेरा बच्चा, ये 2 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तमाम टर्म्स के नीचे दूसरी तरफ भिजवा के खत्म करवा देंगे। और यहाँ पे अब आप गौर से देखिएगा मेरा बच्चा, सिंपल सी बात है भाई, अब इनको ऊपर सिंप्लीफाई करवा लेते हैं तो 9y स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्वियसली 3y स्क्वायर, और नेगेटिव का 42y हमारे पास एज इट इज का एज इट इज रहेगा, और 49 प्लस का 50 क्या होगा, 49 प्लस का 50 जाहिर सी बात है 999, तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन बन गई। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे एक और गलती क्या करते हैं, आंखें बंद करके इक्वेशन की मिनट टर्म ब्रेक करने में चले जाओगे। अल्लाह के वास्ते पहले हमेशा कभी भी इक्वेशन बने तो बचपन का एक कॉन्सेप्ट होता है, अच्छे स्कूलों में बात पढ़ाई जाती है, अच्छे टीचर से पढ़ाते हैं, कभी भी इक्वेशन बन जाए पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि पहले कॉमन अगर कोई आ रहा है तो कॉमन निकाल दो, ताकि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी आगे। मुझे साफ दिख रहा है कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 3 की वैल्यू कॉमन आ रही है, 3 कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का 42 में से 3 कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बी 33। यस, एंड आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, तो भाई ये क्या बन जाएगा, एक मिनट, 42 आ रहा है ना, 42 सॉरी 3 1 3 एंड 3 4 12 14 आएगा, क्या हो जाएगा 42 आ रहा है तो हमने 3 कॉमन लिया ना पूरी टर्म में से एग्जैक्टली, हमारे पास क्या बन जाएगा 3 1 3 एंड 3 4 12, तो 14y बचेगा, और 99 में से 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 33 बच जाएगा इक्वल टू के बाद 0। अब देखिए यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 0 से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y स्क्वायर माइनस का 14y प्लस का 33 इक्वल टू 0। अब फाइनली हम मिडिल टर्म ब्रेक करने पे जाएंगे। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, क्या मैंने आपको बताया, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाइए, तो इस y स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 33 का आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली 33 आएगा। यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई 33। अब मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं कि आप इस 33 को 2 नंबर्स में ब्रेक करें, सही है, पहले ब्रेक कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 पे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्वियसली 3 पे जाना पड़ेगा, इसलिए 3 1 3 3 1 3 और 11 1 11, 11 एक प्राइम नंबर है तो सिंपल तरीके से 11 को 11 अपने टेबल में ही आएगा, तो 11 1 11 हो जाएगा। तो मेरे पास 2 नंबर्स आ गए, एक आ गया 11 और एक आ गया 3।
मिडिल टर्म ब्रेक करने की स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, जो भी आपका आंसर आया, उस आंसर को आपने ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जब उनको ईदर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, बीच की वैल्यू बने, मल्टीप्लाई करने पे वापस से वो आंसर बन जाए। तो आइए चेक कर लेते हैं कि हमारी जो दो फैक्टर्स आए हैं, दो नंबर्स आए हैं, हमारी ये दो कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो भैया नेगेटिव का 11, नेगेटिव का 3 क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 14 तो बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और जब नेगेटिव के 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे नेगेटिव के 3 से, तो पॉजिटिव का 33 भी बन जाएगा। इसका मतलब दोनों कंडीशंस क्या हमारी फुलफिल हो रही हैं। तो सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात हो गई। मेरा बच्चा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, अल्लाह भला करे, क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? इट विल बिकम वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 11y माइनस का 3y प्लस का 33 इक्वल टू 0। तो अब पहली दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है? सिंपल y कॉमन आ रहा होगा, और तो कुछ नहीं आ सकता। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? y माइनस का 11। और इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही होगी? माइनस का 3। तो अगेन ब्रैकेट में क्या बचेगा? y माइनस का 11। सही है ना भाई? इक्वल टू के बाद 0। तो हमारे पास फाइनली दो फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा मेरा बेटा? दो फैक्टर्स आ जाएंगे। एक आ जाएगा हमारे पास y माइनस का 11, और दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है? y माइनस का 3। इक्वल टू के बाद क्या है मेरा बेटा? 0। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली दो वैल्यूज आ गई। एक आ जाएगी y की वैल्यू 11, और दूसरी y की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास बेटा? पॉजिटिव का 3 आ रही होगी। यानी कि दो y की वैल्यूज आ रही होंगी, एक आ रही होगी 11 और दूसरी क्या आ रही होगी? सिंपल 3 आ रही होगी। अब हमने काम क्या करना है? हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, और वो काम ये करेंगे कि हम सिंपल तरीके से जो भी दो y की वैल्यूज आ रही हैं उनको बारी बारी अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवा के x की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो पहली y की वैल्यू क्या आ रही है? 11। इसको पुट करवा दूंगा। तो क्या लिखूंगा? पुटिंग y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 3। तो मेरा बच्चा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस का 3। y की जगह पे क्या आ जाएगा? 11 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7। 3 11 सर क्या होता है मेरा बेटा? ये होता है 33 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 माइनस का 33 हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इट विल बिकम 7 में से अब 33 गए, तो ये हमारे पास बन रहा होगा 26 नेगेटिव का, और नेगेटिव का 26 डिवाइडेड बाई 2, नेगेटिव का 13 बन जाएगा। सिंपल सिंपल मैथ्स हो गई। क्या बन जाएगा? नेगेटिव का x13। तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव का 13। हमारे पास y की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो मेरा बेटा ये क्या हो जाएगा? पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो भैया क्या हो जाएगा? देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 क्या है? x इज इक्वल टू 7 माइनस का 3y। तो आइए देखते हैं क्या बन जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस का 3y। y की वैल्यू क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 2। 7 में से 9 गया तो आपके पास क्या बचेगा? ऑब्वियसली नेगेटिव का 2 बचेगा। तो नेगेटिव का 2 बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंपली नेगेटिव का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव का 1 आ जाएगी। लास्ट के अंदर आपको आंसर लिखना होता है बेटा। अगर ये सिर्फ काम करके आओगे तो 4 में से या 5 में से सिर्फ 3 नंबर या 2 नंबर मिलेंगे। सॉल्यूशन सेट सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो लास्ट में सॉल्यूशन सेट बनाने के ऊपर जाएंगे, और सॉल्यूशन सेट कैसे बनाते हैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कर्ली ब्रैकेट भी लगाओगे और अंदर राउंड ब्रैकेट में आंसर लिखते हैं। भाई देखो, जब y की वैल्यू 11 थी तो x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव 13। मगर आंसर लिखने का तरीका क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। x चूंकि पहले आता है तो क्या करेंगे? माइनस का 13 कॉमा 11। फिर दूसरा आंसर देखिए, जब y की वैल्यू 3 डाली तो x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव 1। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव का 1 कॉमा पॉजिटिव 3। इस तरीके से हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। आज की क्लास के अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर फाइनली हम लोग मूव कर रहे हैं। बेटा आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 11 होगा। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं इस एक्सरसाइज को क्यों टाइप नंबर 1 या टाइप 2 या टाइप्स के अंदर इनफैक्ट पढ़ा रहा हूँ। उसके पीछे रीजन है। बेटा आपकी जो किताब है, इस किताब के अंदर क्वेश्चंस बहुत आगे पीछे गिवन है, इसीलिए मैं हमेशा इस एक्सरसाइज को डिफरेंट टाइप्स के अंदर पढ़ाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा स्टूडेंट फिर दूसरे बच्चों से बड़ा मुख्तलिफ निकलता है। और वो एक टिपिकल टीचर जैसे इस एक्सरसाइज को पढ़ा रहा होता है कि 16 क्वेश्चन एक साथ करा दिए, बच्चे को घंटा कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरीके से कवर अप करना है, किस तरीके से हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो बच्चा ये बात डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता।
इसीलिए मैं आपको पहले इस एक्सरसाइज के सारे टाइप 1 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो कि 4 क्वेश्चंस हैं। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर हम मौजूद हैं, चौथा क्वेश्चन इसके बाद कर रहे होंगे या फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं हमसे। अगेन क्वेश्चन को गौर से देखिए, दो इक्वेशंस आ रही हैं, तो एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन आ गया। दूसरी मेरी खास बात, एक इक्वेशन कैसी होगी लीनियर, दूसरी इक्वेशन कैसी होगी क्वाड्रेटिक। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे परेशान हो जाएं, सर ये लीनियर इक्वेशन में इसे दो वेरिएबल्स मिलके क्यों लिखे हुए हैं। भाई उसकी मर्जी मिला के लिखे हुए हैं, कोई मसले की बात थोड़ी है। आपको खाली क्या देखना है, आपको खाली ये देखना है कि भाई ये लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, और दूसरी इक्वेशन कैसी है क्वाड्रेटिक, दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर्स क्या आ रही है स्क्वायर्ड। ये एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी स्क्वायर आ सकती है, तब भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अब तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, उस पर मूव करेंगे। बेटा सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारना है। पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1, दूसरी वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2। फिर मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी बताई कि इन दोनों इक्वेशंस में से जो भी आसान इक्वेशन होगी, जो कि जाहिर सी बात है लीनियर और क्वाड्रेटिक में से लीनियर इक्वेशन आसान होगी, उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उसको दूसरी इक्वेशन में उठा के क्या करवाना है, सब्स्टिट्यूट, सिंप्लीफाई करवाना है। फाइनली आपके पास आंसर आ जाएंगे एक वेरिएबल के, उसको वापस लाके सब्स्टिट्यूट वाली इक्वेशन में पुट करवाएंगे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल के भी आंसर आ जाएंगे। बेटा अगर तुमने एक क्वेश्चन का भी पैटर्न समझ लिया तो और करो, टाइप 1 के सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे सॉल्व हो रहे हैं। तो भैया सिंपल तरीके से हम लीनियर इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन बना लेते हैं। क्या करेंगे भैया, लिखेंगे फ्रॉम, अब की बारी में लीनियर इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो भैया y और z में से आपकी चॉइस है, किसी की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा सकते हो। तो भैया मैं y की करवा लेता हूँ, तो z यहाँ पे y से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे जाके 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या बन जाएगा। क्या लिखेंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 2 डिवाइडेड बाय जेड होल स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल टू के बाद 5। सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवाते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, जेड का स्क्वायर एज इट इज, प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल टू 5। अब क्या करें, अब मेरा बेटा आप सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का सबसे बेहतरीन तरीका, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है कि नीचे वाली टर्म्स आपस में नीचे मल्टीप्लाई होंगी। तो क्या बन जाएगा, नीचे ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये 1 जाके इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जेड स्क्वायर जब जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा जेड की पावर 4। whenever two terms multiply and their bases are same, their power always add। तो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा z की पावर 4 इक्वल टू के बाद 5 का 5 एज इट इज। ये z स्क्वायर जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी 4 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू के बाद, सॉरी यहाँ पे z की पावर 4 है, 4 प्लस जेड की पावर 4 इक्वल टू के बाद ये जेड स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 5z स्क्वायर। तो इसको तरीके से इधर लिख देते हैं, तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा z की पावर 4 माइनस का 5z स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0। फाइनली हमारी क्या आ गई, हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या काम करने वाले हैं, अब हम सिंपल तरीके से यहाँ पे मेरा बेटा एक बहुत छोटा सा काम करेंगे, और वो छोटा सा काम क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे मेरा बेटा, अगेन वही सिंपल स्ट्रेटेजी, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1, लास्ट टर्म 4, तो 4 1 क्या आ जाएगा, आंसर 4 आ गया। 4 को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि बीच की वैल्यू बन सके। तो भैया मेरे ख्याल में वो साफ मुझे दिख रहा है, 2 2 4, 2 1 2, 1 का 1। तो यहाँ पे अगर मैं 4 एक नंबर ले लूँ, 1 एक नंबर ले लूँ, बीच का नंबर क्योंकि क्या आ रहा है माइनस का 5, तो नंबर कैसे बनाएंगे, -4 -1 बना देगा माइनस का 5, और जब -4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो पॉजिटिव का 4 मिल रहा होगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऐसे नंबर में ब्रेक करा हमने इस आंसर को कि प्लस या माइनस करने के ऊपर बीच की वैल्यू मिल रही है, मल्टीप्लाई करवाने पे वापस से आंसर मिल रहा है। तो भैया क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया z की पावर 4, यहाँ पे सिंपल मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया तो क्या हो जाएगा माइनस का 4z स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से जो चीज कॉमन आ रही है सिंपली कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस का 4। इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है माइनस का 1, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या बचा z स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारे पास आ गया z स्क्वायर माइनस का 4, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा z स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0।
दोनों को बारी बारी हमारे पास दोनों जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज को जीरो पे इक्वेट करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू जीरो, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी जेड स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास जेड स्क्वायर की एक वैल्यू आ जाएगी सिंपल 4, और जेड स्क्वायर की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो भैया अभी दो डिफरेंट इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक आ गई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के लिए, और एक आ गई सिंपल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों के ऊपर अंडर रूट ले सकते हैं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। अच्छा भैया, इससे क्या फायदा होगा उसको भी देख लेते हैं। क्या करेंगे मेरा बेटा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, हमारे पास ये क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से, इट विल बिकम z इज इक्वल टू, जब हम अंडर रूट लेते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरा बेटा, कभी भी आपके पास स्क्वायर के अंदर एक वैल्यू गिवन हो, आपको उसका स्क्वायर रिमूव करवाने के लिए रूट लेना है। आप सिंपल तरीके से क्या लेते हो, अंडर रूट। जब कभी आप अंडर रूट दुनिया में लेते हो तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास एक नहीं दो आंसर्स आते हैं, एक प्लस के अंदर एक माइनस के अंदर। हमारी मेजॉरिटी आवाम को ये बात मालूम ही नहीं होती है। ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ पढ़ कर आए हुए होते हैं, उन्होंने जो है ना सिर्फ 500 रुपया लेके अपने महीने के पैसे बनाए होते हैं, और कोई बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता, चाहे वो ट्यूशन वाली बाजी हो चाहे वो ट्यूशन वाले बाजे हों। तो भैया आपको एक बेसिक बात मेरा बेटा मालूम होनी चाहिए। क्या बात, कि भैया जब कभी आप अंडर रूट लेते हो स्क्वायर को रिमूव करवाने के लिए, तो हमेशा आपके पास एक प्लस वैल्यू आती है, एक नेगेटिव वैल्यू आती है। इस तरीके से हमारे पास z के दो आंसर आ जाएंगे, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से। सेम गोज फॉर हियर, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब यहाँ पे भी हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे भी जब हमारा स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा, हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। अंडर रूट ऑफ 1 इज ऑब्वियसली 1, बट दो आंसर्स कौन कौन से होंगे, प्लस और माइनस के। इस तरीके से हमारे पास z के टोटल 4 आंसर्स आ गए। एक आ गया +2, एक आ जाएगा -2, फिर एक आ गई z की वैल्यू +1, एक आ जाएगी z की वैल्यू -1। इन चारों वैल्यूज को उठा के बारी बारी इक्वेशन 3 में डालेंगे, तो हमारे फाइनली y के भी 4 ही आंसर्स आएंगे। आइए देखते हैं क्या बन जाएगा। क्या लिखेंगे सबसे पहले, पुटिंग z इज इक्वल टू 2, यानी कि पहले +2 की वैल्यू हम पुट करवा रहे हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई z। तो z की वैल्यू हमने क्या पुट करवाई है, पॉजिटिव का 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास y की पॉजिटिव का 1 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है z की -2, तो उसको पुट करवाएंगे अब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। भाई बेसिक सी मैथ से बड़े मजे की, मुझे बताओ इसमें क्या मसला आ रहा है। पुटिंग z इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो z इज इक्वल -2। तो इक्वेशन नंबर 3 मेरा बेटा ये लिखी हुई हमारे पास सिंपल सी, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई z की वैल्यू आपकी बारी में क्या पुट करवा रहे हैं, -2, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, y इज इक्वल टू सिंपली नेगेटिव का 1 बचेगा। सही है। अब फिर तीसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस का 1 है z की, उसको भी पुट करवा देंगे। क्या लिखेंगे, पुटिंग z इज इक्वल टू +1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखते हैं आपकी बारी में क्या होगा मेरा बेटा। सिंपल हमारे पास इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई z ना। अब की बारी में हम z की वैल्यू क्या पुट करवा रहे हैं, पॉजिटिव का 1, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1, तो y इज इक्वल टू 2। सिंपल तरीके से हमारे पास एक और y का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास z की लास्ट वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है z की वैल्यू -1, इसको भी पुट करवा देंगे मेरा बेटा। पुटिंग z इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3, तो मेरा बच्चा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई z की वैल्यू -1 जब पुट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो y की एक और वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, सिंपली -2 आ जाएगी। इस तरीके से हमने चारों वैल्यूज को बारी बारी अपनी सब्स्टिट्यूट करवाई हुई इक्वेशन के अंदर पुट करवाना है, तो हमारे पास 4 डिफरेंट आंसर आ जाएंगे। लास्ट काम जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो सॉल्यूशन सेट होगा। ऑब्वियसली सॉल्यूशन सेट बनाने के ऊपर मूव करेंगे मेरा बेटा, बहुत ही मजे के साथ बनाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरा बच्चा, इजी बना दिया आपके लिए इंशाल्लाह क्वेश्चन को। अब देखिए, z की वैल्यू 2 डालने पे y की वैल्यू क्या मिली, 1। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में y पहले आता है या z पहले आता है, y पहले आता है मेरा बच्चा, तो क्या बन जाएगा 1,2। फिर एक दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, -2। तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, ये आ जाएगी 2,1। और चौथी वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगी, -2, -1। इस तरीके से हमारे फाइनली इस क्वेश्चन के आंसर्स आ जाएंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जो मैंने बहुत तरीके से एक एक स्टेप अपने हाथ से करके आपको सॉल्व करवाया है। जस्ट लेट मी नो उसमें क्या मसला है मेरा बेटा, इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने एक एक स्टेप को अपने अल्फाजों से अपने मुंह से रिपीट करा कि आपको इजीली समझ में आए, बात क्लियर हो सके। पैटर्न क्वेश्चन का सेम है,
क्लियर है भैया? अगर ये बात क्लियर है तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 मेरी तरफ से आपको छोटा सा तोहफा होगा। भाई देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका बेटा बड़ा सिंपल है, मैं कहीं पे भी टीचिंग करता हूँ बाखुदा इसी मेथड को फॉलो करता हूँ, और ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मेथड क्या है कि बेटा अगर मैंने 3 क्वेश्चन अपनी क्लास के अंदर एक एक लफ्ज लिख के आपको समझाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि चौथा क्वेश्चन अब मेरा शागिर्द मुझे करके दिखाए, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, हाउ विल यू एक्सपेक्ट कि आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी ये कि वीडियो को स्टॉप करें, इस क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व करना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइप 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस करी है? टाइप 1 के क्वेश्चंस। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू 11 12 क्यों करवाए। क्या रीजन है? क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले बच्चे की बेस बनाई जाए। एक्सरसाइज 3.8 को चैप्टर नंबर 3 में पहले करवाने की रीजन भी यही है कि पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट की बेस बने। आपने कभी इमारत को तामीर होते हुए देखा? जब कभी इमारत तामीर होती है तो मेरा बेटा उसके अंदर खास बात क्या होती है कि सबसे पहले जमीन को खोदा जाता है, खोद के उसमें सरिये, बजरी और सीमेंट वगैरह डाला जाता है ताकि बुनियादें मजबूत हो जाएं। जब बुनियाद मजबूत होगी तो उसके ऊपर आप एक मजबूत तरीन इमारत तामीर कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट मैं फॉलो करता हूँ अपनी टीचिंग के लिए कि पहले एक्सरसाइज 3.8 इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसके अंदर बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए तो आपके लिए आगे के चैप्टर्स भी और आगे की एक्सरसाइज भी बड़ी हलवा बन जाएंगी। क्लियर है बेटा? तो अब मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा दी कि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा। सबसे पहला काम, 2 इक्वेशंस आ रही है एक्सरसाइज 3.8 की पहचान है। एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, सही है ना भैया? तो सिंपल तरीके से लीनियर इक्वेशन में से वैल्यू को निकालोगे, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, आपके पास सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करने के ऊपर 2 आंसर्स आ जाएंगे। बल्कि मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में भी आपके पास 4 आंसर्स ही आ रहे होंगे, +-5 और इफ आई एम नॉट रॉन्ग +-3। हाँ, तो अब जो भी आंसर्स आएंगे उन आंसर्स को वापस सब्स्टिट्यूट करवाई भी इक्वेशन में पुट करवाओगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होगी, और वहां से आपके पास फाइनली टी की वैल्यूज भी आ जाएंगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे टाइप 1 के क्वेश्चंस एंड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम टाइप नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे होंगे, उसके क्वेश्चन को समझेंगे। अगेन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और ख़ुद भी देखिए, अपने जानने वालों को भी शेयर करें। मेरा बेटा सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड कर रहा हूँ, ताकि वो बच्चा जो किसी इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका हक भी तालीम है, उस तक भी तालीम पहुँचनी चाहिए। एंड दैट्स द ओनली मोटिव ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं इंस्टीट्यूट साइट्स के ऊपर बहुत हैवी फीस के ऊपर भी हम टीचिंग कर रहे होते हैं, बट मेन मकसद क्या होता है चैनल के ऊपर अपलोड करने का कि भैया हर बच्चे तक वो तालीम पहुँचे जो तालीम उसका हक है। सिंपल सी बात है। तो खुद भी देखो, अपने फ्रेंड से भी शेयर करो। तालीम अपने पास रख के छड़ाने की चीज़ नहीं है भाई, इसको आगे बांटना चाहिए। तो जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।